ये कहानी एक खूबसूरत मेडिकल स्टूडेंट की है जिसे समंदर में सर्फिंग करने का बहुत शौक था। इसलिए वो एक बीच पर घूमने जाती है, लेकिन वहाँ सर्फिंग करते हुए वो एक खतरनाक शार्क के हमले का शिकार हो जाती है और किनारे से कुछ ही दूर एक चट्टान पर फंस जाती है। अब इस भयानक कंडीशन में वो कैसे सरवाइव करती है और उस खतरनाक शार्क से लड़ाई करके जिंदा वापस लौट पाती है या नहीं, देखेंगे हम आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे बच्चे को समुद्र किनारे खेलते हुए देखते हैं। वो बच्चा खेलते हुए आगे बढ़ता है, तभी उसे किनारे पर एक हेलमेट नजर आता है। तो वो जाकर उस हेलमेट को उठाता है और देखने लगता है। तभी उसकी नजर हेलमेट में लगे एक कैमरा पर पड़ती है। वो उसकी एक वीडियो प्ले करता है जिसमें दिखता है कि दो लड़के समुद्र में मस्ती से सर्फिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक कैमरा हिलता है और उनकी चीखें सुनाई देने लगती हैं। कोई चीज एक एक करके उन्हें नीचे खींचने लगती है और मार डालती है। फिर वीडियो अचानक बंद हो जाता है और वो बच्चा ये सब देखकर भागते हुए वहाँ से चला जाता है। अब सीन बदलता है और हम नैन्सी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। वो गाड़ी में बैठी होती है और अपने फोन में तस्वीरें देख रही है। तभी गाड़ी ड्राइवर कार्लोस उससे पूछता है, तस्वीर में क्या वो तुम हो? नैन्सी जवाब देती है, नहीं, ये मेरी माँ है, वो भी इसी बीच पर आई थी। नैन्सी का मकसद यहाँ सिर्फ ट्रिप पर आना नहीं बल्कि अपनी माँ की यादों को फिर से जीना था। वो उसी बीच पर जा रही होती है जहाँ उसकी माँ कई साल पहले गई थी। वो अपनी बहन की तस्वीर भी कार्लोस को दिखाती है और वो दोनों बात करते करते घने जंगल से होते हुए बीच की ओर बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो बीच पर पहुंचते हैं और नैन्सी गाड़ी से उतरकर चारों ओर का नजारा देखने लगती है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत था। नैन्सी को ये जगह बहुत ही खास लगती है क्योंकि ये सिर्फ एक समुद्र किनारा नहीं बल्कि उसकी माँ की यादों से जुड़ी हुई जगह थी। अब कार्लोस नैन्सी का सामान निकालता है और नैन्सी उसे थैंक्स कहती है। फिर कार्लोस चला जाता है। अब नैन्सी बिना देर किए जल्दी से ड्रेस चेंज करती है और बोट तैयार करके सर्फिंग के लिए समुद्र की ओर बढ़ने लगती है। समुद्र में उतरते ही वो जैसे सारी परेशानियों को भूल जाती है। लहरों की ठंडक और पानी का बहाव उसे नई ऊर्जा से भर देता है। इस तरह वो तैरती हुई कुछ लहरों से आगे जाने लगती है क्योंकि सर्फिंग का असली मजा लेने के लिए किनारे से थोड़ी दूर जाना पड़ता है। आगे जाकर वो दो लड़कों को देखती है जो वहाँ पहले से सर्फिंग कर रहे थे। वो लड़के उससे बातचीत शुरू करते हैं और पूछते हैं, क्या तुम अमेरिकन हो? नैन्सी हाँ में जवाब देती है और पूछती है, क्या इस जगह पर कोई खतरा है? तो वो बताते हैं कि यहाँ एक बड़ा चट्टान है जिसके ऊपर दिन में एक बार पानी पहुँच जाता है और वहाँ कुछ छोटे छोटे जीव भी होते हैं जो डंक मार सकते हैं। इससे नैन्सी थोड़ा केयरफुल हो जाती है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी कम नहीं होती। इतने में एक बड़ी लहर उठती है और वो तीनों मिलकर आगे बढ़ते हुए सर्फिंग करने लगते हैं। ये नजारा बहुत ही शानदार होता है और नैन्सी भी इन मोमेंट्स को पूरी तरह एंजॉय करने लगती है। अब सर्फिंग के बाद वो किनारे पर आती है और कुछ फल खाती है। फिर अपने फोन में अपनी माँ की तस्वीर देखने लगती है। इस समय वो अपनी माँ को बहुत मिस कर रही होती है। इतने में उसकी बहन की कॉल आती है तो वो उसे ये बीच दिखाती है। उसकी बहन कहती है, अरे ये तो वही बीच है जिसके बारे में माँ ने हमें बताया था। नैन्सी कहती है कि हाँ, ये वही बीच है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा खूबसूरत है जितना माँ ने बताया था। नैन्सी की बहन उसे थोड़ा डांटते हुए कहती है, तुम्हें अकेले वहाँ नहीं आना चाहिए था, कम से कम मुझे तो साथ लेकर जाती। इसी बीच उनके डैड भी कॉल पर आते हैं तो वो उनसे भी थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फोन रख देती है। इसके बाद नैन्सी एक बार फिर से बोट लेकर समुद्र की ओर जाती है, लेकिन थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था, इसलिए वो दोनों लड़के उसे बाय कहकर चले जाते हैं। पर नैन्सी का दिल अभी भरा नहीं था, इसलिए वो थोड़ी देर और सर्फिंग करने का फैसला करती है। उन लड़कों के जाने के बाद वो अकेले दूसरी तरफ सर्फिंग करने के लिए जाने लगती है। आगे जाते हुए वो कुछ डॉल्फिन्स को भी देखती है जो उसके आसपास पानी में खेल रही थी। ये देखकर नैन्सी को और भी ज्यादा खुशी होती है और वो आगे बढ़ रही होती है, लेकिन आगे उसकी नजर एक मरी हुई वेल पर पड़ती है जिस पर बहुत सारे पक्षी बैठे हुए थे और उसे छोटी छोटी मछलियां भी खा रही थी। ये देखकर नैन्सी को थोड़ा अजीब लगता है और वो वापस जाने का फैसला करती है। तभी अचानक एक बड़ी लहर उठती है और नैन्सी सर्फिंग करते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन इसी दौरान हम देखते हैं कि एक बड़ी सी शार्क लहर के साथ आकर उसे टक्कर मारकर बोट से गिरा देती है। पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो काफी जोर से जाकर नीचे सतह से टकराती है, पर किसी तरह खुद को संभालती है और फिर से ऊपर आकर बोट की तरफ बढ़ने लगती है जो उससे छूट गया था। फिर वो बोट के ऊपर चढ़ पाती कि अचानक शार्क आकर हमला कर देती है और उसके पैर को बुरी तरह इंजर्ड कर देती है, लेकिन वो किसी तरह ऊपर आ जाती है और अब वो समझ चुकी थी कि कोई शार्क है जिसने अटैक किया है। इसीलिए दोबारा अटैक करने से पहले वो जल्दी से जाकर किसी तरह उस मरी हुई वेल के ऊपर चढ़ जाती है। उसका पैर जख्म होकर खून बहने लगा था और बहुत दर्द भी हो रहा था, इसीलिए वो बोट से जुड़ने वाला स्टेप खोलकर जख्म के ऊपर बांध देती है ताकि खून बहना कम हो जाए। इसके बाद वो बीच
बीच की तरफ देखती है। बीच यहाँ से लगभग 200-300 फीट की दूरी पर था, जहाँ वो सर्फिंग करने वाले लड़के अब भी वहाँ से निकल रहे होते हैं। वो उन्हें हेल्प हेल्प कहकर बुलाने लगती है, लेकिन पानी की लहर और दूरी की वजह से उसकी आवाज वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। वो लड़के वहाँ से गाड़ी लेकर निकल जाते हैं और नैन्सी यहाँ पर फंसी हुई रह जाती है। अब नैन्सी मरी हुई वेल के ऊपर होती है और वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो शार्क अचानक आकर फिर से अटैक कर सकती है। वो चारों ओर देखने लगती है। तभी उससे कुछ दूरी पर एक बड़ा सा चट्टान नजर आता है। इतने में शार्क फिर से आकर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उससे पहले नैन्सी पानी में कूद जाती है और उस चट्टान की तरफ बढ़ने लगती है। शार्क भी उसके पीछे आने लगती है, लेकिन वो जल्दी से तैरते हुए चट्टान पर चढ़ जाती है और खुद को बचा लेती है। इसके बाद वो चट्टान पर खड़ी होकर चारों तरफ देखती है, जहाँ से बीच थोड़ी दूरी पर होता है। लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए उसे पानी में उतरकर तैरते हुए जाना पड़ेगा, जिससे शार्क फिर से अटैक कर सकती है। इसीलिए वो इसी चट्टान पर सेफ रहने का फैसला करती है। अब उसके पैर की चोट की वजह से बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है, और अगर उस घाव पर टांका न लगाया जाए तो ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। इसीलिए वो खुद ही टांका लगाने के लिए अपना इयररिंग और लॉकेट निकालती है। वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी, इसलिए खुद ही अपने घाव पर टांका लगाने लगती है। पर इस दौरान उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो दर्द सहते हुए टांका लगा लेती है। फिर अपनी स्विमिंग सूट उतारकर घाव पर बांध देती है, ताकि खून बहना कम हो जाए। अब थकान की वजह से चट्टान पर थोड़ी देर आराम करने लगती है और सोचने लगती है कि कुछ देर में कोई न कोई उसे बचाने जरूर आ जाएगा। लेकिन अंधेरा हो जाता है और इसी तरह 5 घंटे बीत जाते हैं, पर उसे बचाने कोई नहीं आता। अब अंधेरा होने से तापमान गिरने लगता है और उसे ठंड लगने लगती है, जिसके बाद वो स्विमिंग सूट घाव से खोलकर उसका एक टुकड़ा काट लेती है और सूट फिर से पहनकर उस काटे हुए टुकड़े को बहुत मुश्किल से घाव पर बैंडेज की तरह लगा लेती है और फिर वहीं पर सो जाती है। कुछ देर बाद छोटे छोटे सी क्रैब्स आकर उसे काटने लगते हैं, जिससे वो जाग जाती है और एक क्रैब को मार देती है। इस चट्टान पर शुरू से एक बर्ड बैठा हुआ था, जो शायद जख्मी था। नैन्सी को भूख लगी होती है, इसलिए वो क्रैब को खाने की कोशिश करती है, लेकिन खा नहीं पाती और थूक देती है। इसके बाद वो अपनी बोट को समंदर में तैरते हुए देखती है, पर वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी, क्योंकि शार्क अभी भी उसके चारों तरफ घूम रही थी। लेकिन उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो धीरे धीरे पानी में उतरती है और बिना आवाज किए बोट की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन वहाँ तक पहुँच पाती कि शार्क वहाँ आ जाती है और उसका पीछा करने लगती है। इसलिए वो जल्दी जल्दी फिर से चट्टान पर चढ़ जाती है और बच जाती है। कुछ देर बाद वो किनारे पर एक आदमी को सोया हुआ देखती है, तो उसे चिल्लाकर मदद के लिए बुलाने लगती है। वो आदमी नशे में होता है और चिल्लाने की आवाज सुनकर जाग जाता है। नशे की वजह से वो समझता है कि कोई दूसरी तरफ से उसे हाय बोल रहा है, तो वो भी नैन्सी को हाय करके हाथ दिखाने लगता है। नैन्सी उससे कॉल करने के लिए कहती है और अपने बैग की ओर इशारा करती है, तो वो आदमी बैग की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर नैन्सी खुश हो जाती है कि शायद अब उसे मदद मिल जाएगी। लेकिन वो आदमी बैग के पास जाकर सामान ढूंढने लगता है और उसे फोन मिल भी जाता है, लेकिन उसका इरादा चोरी करने का होता है। वो फोन और सारे पैसे ले लेता है और फिर बैग लेकर वहाँ से निकलने लगता है। ये देखकर नैन्सी उसे चिल्ला चिल्ला कर ऐसा न करने को कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। इतने में उसकी नजर नैन्सी की बोट पर पड़ती है, जो किनारे से कुछ ही दूरी पर थी, तो वो बोट भी ले जाने का सोचता है और पानी में जाने लगता है। नैन्सी चिल्लाकर कहती है कि पानी में मत जाओ, वहाँ शार्क है, लेकिन वो नशे की हालत में कुछ नहीं सुनता और तैरते हुए बोट तक पहुँच जाता है। फिर बोट लेकर वापस जाने लगता है। इतने में शार्क आकर उस पर हमला कर देती है और ये देखकर नैन्सी रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी अपना आधा शरीर लेकर रेंगते हुए किनारे तक पहुँचता है और वहीं मर जाता है। अब दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिर से वही 2 लड़के सर्फिंग करने आते हैं। उस समय नैन्सी सोई हुई थी, इसलिए वो लड़के बोट लेकर पानी में चले जाते हैं। तभी नैन्सी जाग कर देखती है कि वो लड़के आ रहे हैं, तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि पानी में शार्क है, वापस चले जाओ। लेकिन वो लड़के उसकी बात पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक उनमें से एक पर शार्क हमला कर देती है। ये देखकर दूसरा लड़का डरकर नैन्सी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में शार्क उसे भी खींचकर नीचे ले जाती है और उसकी बोट हवा में उछलकर 2 टुकड़ों में गिर जाती है। ऐसा लग रहा था कि शार्क ने उसे भी मार दिया है, लेकिन वो किसी तरह बचकर चट्टान तक पहुंच जाता है और नैन्सी से मदद मांगने लगता है। नैन्सी भी हड़बड़ी में उसे ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उसे भी खींचकर नीचे ले जाती है और मार देती है। और ये सब कुछ उस लड़के के हेलमेट में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। अब समय गुजरने लगता है और सूरज की तेज गर्मी से नैन्सी को तकलीफ होने लगती है। ये चट्टान भी 25 मिनट में डूबने वाला होता है और शार्क अभी भी चट्टान के चक्कर
काट रही थी। वो सोचती है कि अगर वो 25 मिनट में चट्टान से नहीं निकली तो उसकी मौत पक्की है। अब वो बर्ड जो शुरू से नैन्सी के साथ चट्टान पर था और जख्मी होने की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। नैन्सी उस बर्ड को पकड़कर चेक करती है और उसे पता चलता है कि उसका पंख डिसलोकेट हो गया है। नैन्सी उसका पंख ठीक कर देती है क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट थी। उसके बाद वो उस लड़के का हेलमेट देखती है जिस पर कैमरा लगा हुआ था, इसलिए वो जाकर हेलमेट लाने की सोचती है, लेकिन शार्क अभी भी मरी हुई वेल से चट्टान तक चक्कर काट रही थी। नैन्सी प्लानिंग करती है और शार्क का रोटेशन टाइम कैलकुलेट करती है जो कि 32 सेकंड का होता है। अब नैन्सी को उसी 32 सेकंड के अंदर हेलमेट लेकर वापस चट्टान तक पहुंचना होगा, नहीं तो शार्क फिर से हमला कर सकती है। वो पानी में उतरती है और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और बहुत मुश्किल के बाद हेलमेट लेकर वापस चट्टान पर आ जाती है, लेकिन तभी शार्क आकर उस पर हमला कर देती है जिससे वो पानी में गिर जाती है और नीचे जाकर जोर से टकरा जाती है। लेकिन चट्टान का निचला हिस्सा काफी बड़ा था और वहाँ कांटे भी थे, इसलिए शार्क वहाँ तक नहीं पहुँच पाता और इस मौके से नैन्सी जल्दी से हेलमेट लेकर वापस चट्टान पर आ जाती है। अब चट्टान में पहुंचकर वो कैमरे की वीडियो देखने लगती है जिसमें उन लड़कों पर शार्क के हमले की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी। वीडियो के एंड में नैन्सी भी होती है जब वो उस लड़के को चट्टान पर खींचने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वो इधर उधर देखती है जहाँ उससे कुछ दूरी पर एक सी बॉय सिग्नल ट्रांसमीटर होता है। अब क्योंकि चट्टान 10 मिनट में डूबने वाला है, इसलिए उसे किसी भी तरह सी बॉय तक पहुँचना होगा, लेकिन वहाँ पहुँचने में कम से कम 1 मिनट लगेगा और शार्क 22 सेकंड में चट्टान तक आ जाता है। इसलिए वहाँ जाना यानी मौत को दावत देना है, मगर उसे जाना ही पड़ेगा क्योंकि चट्टान 10 मिनट में डूब जाएगा। इसके बाद वो कैमरा ऑन करती है और मैसेज रिकॉर्ड करने लगती है और कहती है, मुझ पर एक शार्क ने अटैक कर दिया है। ये शार्क 3 लोगों को मार चुकी है और उसने मेरे पैर को भी जख्मी कर दिया है। मैं एक चट्टान पर बैठी हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ज्यादा समय है क्योंकि ये चट्टान कुछ ही देर में डूबने वाला है। अगर किसी को ये मैसेज मिले तो प्लीज मेरी मदद जरूर करना। फिर अपने घर का पता बताते हुए कहती है, अगर मैं ना भी रही तो ये मैसेज मेरे घर तक पहुंचा देना। वो अपने डैड और बहन के लिए भी मैसेज देती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है और उन्हें बहुत मिस कर रही है। फिर मैसेज देने के बाद वो हेलमेट को किनारे की तरफ फेंक देती है। उसके बाद वो उस बर्ड को टूटी हुई बोट के एक टुकड़े में रखकर पानी में छोड़ देती है ताकि वो किनारे पर पहुंचकर बच जाए। अब चट्टान के ऊपर तक पानी भरने लगता है और उसी वक्त वहाँ जेलीफिश भी निकलने लगते हैं। तभी उसे याद आता है कि जेलीफिश शार्क से चिपककर उन्हें जख्मी कर देती है, इसलिए शार्क उनके पास नहीं जाते और वो इस मौके का फायदा उठा सकती है। इसके बाद वो पानी में कूद जाती है और नीचे जाकर जेलीफिश के बीच से होते हुए सिग्नल ट्रांसमीटर की तरफ बढ़ने लगती है। नीचे बहुत सारे जेलीफिश होते हैं। इतने में शार्क आकर अटैक करने वाली होती है, लेकिन जेलीफिश की वजह से वो घूमकर चली जाती है। तभी वो देखती है कि नीचे एक पिलर से बहुत सारे रॉड निकले हुए हैं और इसी पिलर के साथ वो सिग्नल ट्रांसमीटर चेन से बंधा हुआ है। उसके बाद वो पानी के ऊपर आकर जल्दी से तैरते हुए आगे बढ़ने लगती है। शार्क भी उसके पीछे आ रही थी, लेकिन उससे पहले वो ट्रांसमीटर तक पहुंचकर ऊपर चढ़ जाती है। तभी शार्क उस पर अटैक कर देती है, लेकिन नैन्सी को कुछ भी नहीं कर पाता। अब यहाँ पर कुछ देर के लिए ही सही वो सुरक्षित है। कुछ देर में वो एक बड़े बोट को देखती है और ट्रांसमीटर के एक बॉक्स को जल्दी से खोलने लगती है, पर उस बॉक्स में जंग लग चुका था, इसलिए काफी कोशिश के बाद वो बॉक्स खुल जाता है। उस बॉक्स में एक फायर गन होता है, पर बॉक्स खुलते ही गन के सारे बुलेट्स पानी में गिर गए थे, जिसके बाद वो ट्रांसमीटर को टाइटली पकड़कर जंप मारते हुए बुलेट्स को उठा लेती है और जल्दी से गन लोड करके ऊपर की तरफ फायर कर देती है। बुलेट बहुत ऊपर तक जाता है, लेकिन तब तक वो बोट बहुत दूर जा चुकी होती है, जिससे कोई भी उसे नहीं देख पाता। ये देखकर वो मायूस हो जाती है और थक हार कर बैठ जाती है। इसके बाद कहानी उस सीन पर शिफ्ट होती है जहाँ उस बच्चे को हमने समुद्र किनारे खेलते हुए देखा था। वो बच्चा उस कैमरा में नैन्सी का मैसेज वाला वीडियो देख लेता है और भागकर अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए जाता है। दूसरी तरफ नैन्सी उदास होकर बैठी हुई थी, तभी शार्क उस पर अटैक करने के लिए आती है। ये देखकर नैन्सी को गुस्सा आता है और वो फायर गन से उस पर शूट करती है, लेकिन शार्क को कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद नैन्सी ट्रांसमीटर के ऊपर जाती है और वहाँ से निशाना लगाकर शूट करती है, लेकिन इस बार के शूट से पानी में आग लग जाती है क्योंकि मरे हुए वेल के सड़ने से पानी में गैस फैल चुकी थी। लेकिन आग लगने से शार्क पानी के नीचे चली जाती है और फिर ऊपर आकर सीधे ट्रांसमीटर पर अटैक कर देती है। इस अटैक की वजह से ट्रांसमीटर पानी में उलट जाता है और नैन्सी भी पानी में गिर जाती है। इससे उसे काफी चोट भी लगती है, पर वो खुद को संभाल लेती है और ट्रांसमीटर के रॉड्स के बीच आकर सुरक्षित हो जाती है। लेकिन शार्क फिर से आकर अटैक करती है और उन रॉड्स को तोड़ देती है। नैन्सी समझ चुकी थी कि वो शार्क बार बार आकर अटैक करेगी। इसी दौरान नैन्सी का ध्यान नीचे के पिलर से निकली हुई उस चेन पर जाता है। फिर दोबारा अटैक होने से पहले वो दूसरी तरफ चली जाती है और उस चेन को खोलने के लिए बहुत जोर
जोर लगाने लगती है और वो खुल भी जाता है। अब चेन बहुत भारी होने की वजह से नीचे जाने लगता है और नैन्सी भी उस चैन को पकड़े हुए तेजी से पिलर की तरफ नीचे जाने लगती है। शार्क भी उसे देखकर पीछे आने लगता है, लेकिन नैन्सी पिलर के रॉड्स के पास पहुंचते ही साइड हट जाती है, जिससे रॉड्स शार्क के एकदम आर पार हो जाते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। अब नैन्सी पानी के काफी नीचे होने की वजह से बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ वो बच्चा अपने डैड को लेकर बीच पर पहुंचता है। उस बच्चे का डैड कार्लोस ही होता है, जिसके गाड़ी से नैन्सी यहाँ आई थी। फिर उसका बेटा पानी की तरफ दिखाने लगता है जहाँ असल में नैन्सी थी। उसे देखते ही कार्लोस भागते हुए पानी में जाता है और नैन्सी को किनारे पर ले आता है। पानी अंदर जाने से वो बेहोश हो गई थी। फिर धीरे धीरे उसे होश आता है और आंखें खुलते ही सामने कार्लोस को देखती है। पास में वो बर्ड भी होता है जिसको उसने बचाया था। इसके बाद वो समुद्र की तरफ एक आखिरी बार देखती है, जहाँ उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी और खुद को फिर से जिंदा पाया। उसके बाद सीन शिफ्ट होकर 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जब नैन्सी फिर से इसी बीच पर आती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होती। वो अपने डैड और बहन को भी लेकर आती है। फिर उनके डैड नैन्सी पर प्राउड फील करते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारी माँ साथ होती तो वो बहुत खुश होती। इसके बाद दोनों बहनें एक साथ सर्फिंग करने के लिए समुद्र की तरफ बढ़ने लगती हैं। नैन्सी का ये सफर एक नॉर्मल बीच ट्रिप से शुरू होकर जिंदगी और मौत के संघर्ष में बदल गया था। उसने शार्क से लड़ाई करके न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि अपने आत्मविश्वास और हिम्मत को भी फिर से हासिल किया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात में भी अगर हम गिव अप नहीं करते तो हम किसी भी सिचुएशन पर जीत पा सकते हैं। और इसी मैसेज के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं आपसे एक और मजेदार कहानी के साथ।